होगा इसमें वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरी। इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक जो है जैसे SN1 रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, नेमिंग से आ जाएगा, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से। तो स्टार्टअप करेंगे हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा या केस 1 कह दें हम इसमें, वो होगा कि प्राइमरी हेलो एल्केन क्या है, सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या है, वो टर्सरी हेलो एल्केन क्या है। सीधे सीधे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो कई तरीके से आपको डिफरेंशिएट कर देगा। तो प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन। तीन चीजें तो यही पता होनी चाहिए। अगर मैं प्राइमरी हेलो एल्केन की बात करूंगा सबसे पहले, यानी कि कार्बन 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 एक्स है, तो एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन होगा, पेरेंट कार्बन। कौन सा कार्बन है हमारे पास, पेरेंट कार्बन। यदि इस पेरेंट कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, भाई यही वाला कार्बन तो इससे कनेक्ट है, यहां पे ये थोड़ी ना इससे कनेक्ट है। तो पेरेंट कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। अगर पेरेंट कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन। कौन सा है, प्राइमरी हेलो एल्केन। यदि पेरेंट कार्बन से दो कार्बन जुड़ जाए, ये कौन सा है मेरा, पेरेंट कार्बन है। अब एक कार्बन यहां जुड़ गया, एक कार्बन यहां जुड़ गया, तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन हो जाएगा हमारे पास। अब इसी तरीके से यदि पेरेंट कार्बन से कितने जुड़ जाए, तीन कार्बन जुड़ जाए, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्सरी हेलो एल्केन हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो SN1 में आपसे पूछ ले, चाहे बॉइलिंग पॉइंट में आपसे पूछ ले, या आगे किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर कुछ भी वो आपसे डिस्कशन में करवा लेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का कैटेगराइजेशन आना चाहिए। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना होगा किस बेसिस पे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जैसे बॉन्ड लाइन में मैं इसे बना लूं 1 2 3, 1 2 3। भाई लाइन में अगर आपको कंफ्यूजन होता तो आप उसे डॉट बना लेना। क्या बना लेना, डॉट। बनता नहीं है डॉट वैसे, बट आप नॉर्मली करोगे, पिन पॉइंट से कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि यहां क्या है, कार्बन है। अब ये जो हमारा हेलोजन होगा X, वो यहां जुड़ेगा Cl। तो ये क्या मान लिया मैंने, यहां कार्बन। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। अब इसी तरीके से Cl और एक यहां बना दिया मैंने। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो कार्बन मानोगे आप, उस फाइनल पॉइंट को क्या मानोगे, कार्बन मानोगे। तो पेरेंट कार्बन तो ये रहा हमारे पास। इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, एक और एक दो, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। और इस तरीके से आ जाए, यहां Cl आ जाए या कुछ भी X आप जोड़ दो, तो ये क्या होगा हमारे पास, 1 2 3। तो पेरेंट कार्बन तो ये वाला, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। और ये कौन सा हो गया हमारा, प्राइमरी। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। नाउ दूसरी चीज जो आएगी, इससे अलावा जो कंडीशन बन सकती है हमारे पास, वो बन जाएगी कुछ कॉमन नेमिंग। कौन सी आ जाएंगी, कुछ कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में सबसे पहले हमारे पास आएगा some common name and their structure। सबसे पहले हम लेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मैं आ जाओ सर, यहाँ विराजमान हूँ, लेट हो थोड़ा सा, आराम से इधर आ जाओ स्पेशल। और सब ठीक ठाक, चलिए।
पहला नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। पता है किसी को इसका स्ट्रक्चर? आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर का इसका पता है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए किसी का? गुड। नहीं पता होगा तभी तो बताएंगे। प्रोपाइल यानी कि 1 2 3 आइसो को सेकेंडरी की कंडीशन में ले लो और यहां जुड़ेगा। जहां भी आप आइसो यूज करोगे तो जो मेन एटम हमारे पास होगा वो कहां जुड़ेगा? सेकेंडरी पोजीशन पे जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें एक चीज याद रखना, आप कार्बन सीधे सीधे छोड़ दो, वैसे तो नंबर मिल जाते हैं, पर छोड़ना मत। जितने मैक्सिमम आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जैसे इस पे 3 आएंगे तो 3 लगाएंगे, इस पे 1 आएगा तो 1 लगाएंगे, और इस पे 3 आएंगे तो 3 लगाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये क्या है हमारे पास? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दूसरी चीज या दूसरा नाम हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। क्या आता है? क्लोरोफॉर्म। ये भी बहुत कॉमन है, क्लोरोफॉर्म का नाम पूछ लिया जाएगा वहां पे। तो क्लोरोफॉर्म में क्या आएगा? CHCl3 यानी कि CHCl उसके बाद एक और आ जाएगा, वो होगा तीसरा ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म में क्या आ जाएगा? CHBr3। स्ट्रक्चर सेम है, जिसी की तरह बनेगा। जहां Cl लिखा हुआ है वहां पे आप सिर्फ क्या लिख दोगे? Br लिख दोगे। तो मेरी बात सीधी सीधी आप माइंड में रखना, पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 3 नाम है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। मैं ज्यादा एडिशनल की बात ही नहीं कर रहा, जो कॉमन नेम होंगे वो आगे वाले ऑर्गेनिक चैप्टर में आ जाएंगे, बट इस चैप्टर से इन 3 का कैटेगराइजेशन रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? लिख लो इसे फटाफट। इसमें 3 केस हो गए, एक 4th केस लेंगे। ध्यान रखना, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाता है। केस नंबर 4, जो हमारे हेलो एल्केन है, जो हेलो एल्केन का कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो 4 का एग्जाम्पल पूछ लेगा, या फिर एग्जाम्पल देके ये पूछ लेगा कौन सा टाइप है हमारे पास। तो पहला हमारे पास आएगा एलाइलिक, हेलाइड कह दो या फिर हेलो एल्केन कह दो। एक तो इसका एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे। दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हेलाइड का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा। तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा वो होगा विनाइल या विनाइलिक, हेलाइड के बारे में डिस्कस कर लेगा। और चौथा जो हमारे पास होगा वो होगा एराइल हेलाइड। कौन सा होगा? एराइल हेलाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनने के लिए रेडी है। यहां से एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ ले आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हेलाइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हेलाइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एराइलिक हेलाइड। कोई से भी कैटेगराइजेशन में आपसे पूछ लेगा, वो डिस्कस कर लेगा। एलाइलिक क्या होगा? ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट कार्बन ये है। पेरेंट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यदि आपके पास डबल बॉन्डेड हो, पेरेंट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? एलाइलिक में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही हो। मान लीजिए साइक्लिक हो जाए, क्या हो जाए? साइक्लिक। एरोमेटिक तो बनाया नहीं है मैंने, यहां पे क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया, और एक्स कहां जोड़ दिया मैंने? यहां जोड़ दिया। तो पेरेंट कार्बन और पेरेंट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। थॉट्स में है ये क्वेश्चन, यही वाला आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए आपसे, कि 2 ऑप्शन दे देगा, एलाइलिक और बेंज या विनाइलिक में से आपके कैटेगराइजेशन दे देगा, पूछेगा बताइए करेक्ट वन कौन सा है। तो अगर पेरेंट कार्बन से कौन सा नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा? एलाइलिक वाली कैटेगरी में जाएगा। अब मैं बात करता हूं बेंजाइलिक। यदि पेरेंट कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ जाए,
पेरेंट कार्बन से कौन जुड़ जाए, बेंजीन रिंग जुड़ जाए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, बेंजाइल हैलाइड आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं विनाइलिक की बात करूं, यदि पेरेंट कार्बन ही डबल बॉन्डेड हो जाए, क्या हो जाए, पेरेंट कार्बन ही डबल बॉन्डेड हो जाए, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, विनाइलिक कैटेगरी में आ जाएगा। और जब हमारा डायरेक्ट हेलोजन किससे जुड़ जाए, बेंजीन से जुड़ जाए, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्वेश्चनिंग जो चलती है वो इन दोनों के अंदर से चलेगी। ठीक है, जैसे इसमें कह दिया, एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। मैंने दो दे दिए, ए क्या है मेरे पास, एक्स, और दूसरा एक्स बी, एक सी ऑप्शन दे दिया, तो बताओ कौन सा वाला हुआ, बी वाला हो जाएगा सीधा सीधा। तो एलाइलिक कौन सा है हमारा, बी है। बट वहां जल्दबाजी में कंफ्यूजन मत होना, पेपर के अंदर हम क्या करते हैं, एकदम प्रोसेसर बहुत तेज चलता है, सिंपल चीजों में कंफ्यूजन आ जाएगा। पता तो हमें होगा कि ये है, पर वहां नाम भूल जाओगे कि एलाइलिक है या विनाइलिक है, इसी कंफ्यूजन में रह जाओगे। तो इस बात को अपने आप को स्पेसिफाई करके चलना कि एलाइलिक और विनाइलिक। बेंजाइलिक अब होता क्या है, जब बेंजीन वाला नाम आता है बेंजाइलिक, तो हमारा ध्यान कहां जाता है, यहां पे जाएगा, क्योंकि भाई वहां एकदम ध्यान जाएगा कि बेंजाइलिक की बात कर रहा है, तो इस वाले पे टिक कर दो। जबकि पेरेंट कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन रिंग जुड़ा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर के लिए आ जाता है, ध्यान रखना। अब ये जो कैटेगराइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ध्यान रखना, ये जो कैटेगराइजेशन करा गया है, किसके बेसिस पे करा गया है, कैटेगराइजेशन on the basis of hybridization, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कैटेगराइजेशन एक शॉर्ट टर्म में वैसे पूछता नहीं है इतना, पर फिर भी आपको एक बार माइंड में रखना है कि किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब इससे अगला केस इसी में देख लें, इसी में देख लें, उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितना भी कर लो पेपर में आएगा, वो है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। एक नंबर में दे दे, MCQ में दे दे, या 2 नंबर की क्वेश्चनिंग में दे दे, डिफरेंस बिटवीन में दे दे, किसी भी तरीके से दे दे, बट एक क्वेश्चन वो देगा ही देगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। दो चीजों में ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला कौन सा है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन हो सकती है। कौन सी हो सकती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन विद मेटल हो सकती है, रिएक्शन विद मेटल हो सकती है, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती है। कौन सी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसी को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक को कह दिया गया SN1 और एक को कह दिया गया SN2। तो ये कॉन्सेप्ट देखना है। अब लिख लिया था किसी ने, ठीक है, फोटो खींच लेना।
देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम SN1 रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? SN1 रिएक्शन। मेरी बात ध्यान रखना, सबसे पहले तो डिफरेंस ही आ सकता है कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यूनि, इसलिए यहां पे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। या कह दें दोज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction which obey first order kinetics called nucleophilic substitution reaction। यहां वर्ड याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको ओबे कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि एक बार में एक ही स्टेप होगा केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? मान लीजिए एक तरफ से रिएजेंट या रिएक्टेंट अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट टूटता जा रहा है, तो ये तो 2 स्टेप एक साथ हो गए। इसमें क्या होगा? पहले अटैक होगा या पहले बॉन्ड सिंपली टूटेगा और फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप। बट एग्जाम पर्पज के लिए सीधी बात है, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब ऑर्डर, इसमें जो टर्शरी होगा, टर्शरी हमारे पास हेलो एल्केन होगा, वो सबसे तेजी से देगा रिएक्शन, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। वैसे तो प्राइमरी देता ही नहीं है, SN1 प्राइमरी ओबे ही नहीं करता, क्योंकि वो किस में चला जाता है? SN2 में चला जाता है, ध्यान रखना। और अगर हमारे पास हेलोजन के बेसिस पे देखा जाए तो आयोडीन सबसे तेजी से रिएक्शन देगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब जैसे क्वेश्चनिंग क्या बन जाएगी इसके लिए? क्वेश्चन हम यहां देते हैं, विच गिव SN1 फास्टर। इनमें से कौन सा SN1 फास्टर देगा? तो Cl, दूसरी तरफ हमने क्या बना दिया? Br। अब सबसे पहले आपको देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहां बात करूं मैं तो पेरेंट कार्बन ये, उससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। तो प्राइमरी के बेसिस से तो हम बता ही नहीं सकते। किसके बेसिस से? प्राइमरी के बेसिस से तो बताएंगे ही नहीं। किससे बेसिस से बताएंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो कौन ज्यादा दे रहा है, ब्रोमीन या क्लोरीन? ब्रोमीन ज्यादा दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल गिव SN1 फास्टर। अब दूसरी कंडीशन, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया और दूसरा एग्जांपल हमने ये ले लिया। तो यहां पे तो ये प्राइमरी और यहां पे कैसा है? वेरी गुड, कैसा है? टर्सरी है। तो कौन सा ज्यादा देगा? ज्यादा नहीं, फास्टर देगा। क्लियर है बात? तो या तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग कर दे या फिर इस तरीके से क्वेश्चनिंग कर दे। SN1 का क्वेश्चन इसी बेसिस पे आएगा। जब हम बात करेंगे SN2 की, किसकी बात करेंगे? SN2 रिएक्शन। तो 2 से सीधा सीधा समझ गए होगे, ये क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर रहा है, और ये किसको ओबे करेगा? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा। ठीक है, तो इसके नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। आ जाओ सर, जल्दी आयो, लेट आयो हैं? गौरव त्यागी, असालत नगर, इंपोर्टेंट कॉल।
SN2 रिएक्शन। क्या है? SN2 रिएक्शन। ठीक है, सिंपल चलेंगे। दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which obey second order kinetics, second order kinetics। ठीक है, तो दो पॉइंट हमारे पास फिक्स हो गए, ये वाला और ये। अब देन हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर। क्या आएगा? ऑर्डर। प्राइमरी सबसे ज्यादा देगा या सबसे तेजी से देगा टर्सरी, और टर्सरी हमारा देता ही नहीं है। दूसरा, आयोडीन सबसे तेजी से रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बहुत कम ही है, जो लास्ट वाले होते हैं ना ये मैक्सिमम देते ही नहीं है, कुछ कैटेगरी में आते हैं ये लास्ट में केमिकल रिएक्शन उसमें शो ही नहीं करते। अब इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? विच शो SN2 फास्टर, विच शो SN2 फास्टर। SN2 फास्टर कौन शो करेगा? अगेन हमने बनाया C, यहां पे ले लिया Cl, दूसरी तरफ C, यहां कर दिया हमने Br। तो ये कौन सा है हमारा? ये कौन सा है? प्राइमरी। अब यहां थोड़ा सा केस फंस जाता कि सेकेंडरी वाले को देखें या फिर किसको देखें? प्राइमरी वाले को देखें, क्योंकि यहां ये भी कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा। प्लस फिर किसे देखें? ब्रोमीन को देखें या क्लोरीन को देखें। तो इसमें आपको पहली प्रेफरेंस किसे देनी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को। तो पहला कौन सा इसमें SN2 में? प्राइमरी वाला ही ओबे करेगा। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, ये टॉपिक तो हमारा क्लियर है IUPAC नेमिंग से। किससे? IUPAC नेमिंग से। हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, जो कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कशन करेंगे। IUPAC क्वेश्चन जैसे पहला दिया हुआ है इसमें, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसका हमें क्या करना है? IUPAC नेमिंग हमें दी हुई है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ये कभी कभी आ जाता है, 2 नंबर में आएंगे, 2 क्वेश्चन दिए होंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे लास्ट वाला नाम देखना होता है हमें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हेप्टेन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे नंबर पे आइडो, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि यहां हमने क्या जोड़ दिया? आयोडीन जोड़ दिया। अब ये जो वर्ड लिखा ना टर्ट, टर्ट का मतलब है टर्सरी। क्या है इसका मतलब? टर्सरी। ध्यान रखना, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन का ग्रुप। ऐसा ब्यूटाइल बनाइए जो क्या हो? टर्सरी हो। यहां लिखेंगे के बी की बात में, टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अगर मैं इस कार्बन से जोड़ दूं तो ये पेरेंट कार्बन और ये 3 क्या हो गए? जुड़े हुए हैं इससे, तो ये कैसा हो गया? टर्सरी हो गया। तो ये कहां कनेक्ट होगा? 4th पोजीशन पे कनेक्ट होगा, यानी कि यहां कंबाइन कर देंगे C। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। समझे? अगर टर्सरी की जगह यहां पे क्या आ जाए? 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। सेम है, बस इसमें थोड़ा समझ लेते हैं ये कौन सा है? सेकेंडरी। तो 1 2 3 4। अब मैं अगर इसे यहां से कनेक्ट कर दूं तो ये पेरेंट कार्बन बना, और ये कार्बन किससे टच है? 1 और 1 2 से, यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा। तो क्या कंडीशन बनी यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पोजीशन पे क्या? आइडो, और 4th पे क्या है? सेकेंडरी। आप HB वहां रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, इंपैक्टफुल होता है। देखो जो चीज
रिप्रेजेंटेबल है उसे तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। आप जल्दबाजी में सी करके छोड़ दो, वहां काम नहीं बनेगा। मार्किंग तो शायद एग्जामिनर के रहमो कर्मों पे कि वो दे दे, बट आप ध्यान रखना इस बात में। तो यही दो स्पेसिफाइड क्वेश्चन है मेरे पास, पहला और दूसरा। नॉर्मली और जो नेमिंग आ जाएगी वो ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे दे रखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहां से शुरू कर दी, 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर पे क्लोरो और तीसरे नंबर पे मिथाइल। इस तरीके से आपने स्पेसिफाइड कर दिया। तो ये लॉजिकली बहुत सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग भी आपको वहां दिखाई देगी। क्लियर है इतनी बात? कॉपी कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चनिंग इसमें आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन या व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट इट्स एग्जाम्पल, राइट इट्स एग्जाम्पल। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो उन्हें क्या कहा जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोज न्यूक्लियोफाइल which possess 2 nucleophilic center, 2 nucleophilic center are termed as ambident nucleophile, ambident न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल में सिर्फ आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, CN, और दूसरा 2 से ज्यादा पूछता नहीं है, दूसरा हमारा हो जाएगा NO2। ध्यान रखना, पहला एग्जाम्पल क्या? CN, और दूसरा एग्जाम्पल क्या? NO2। एक क्वेश्चन जो हमारा बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। ध्यान रखना, एमसीक्यू में बन जाएगी ये क्वेश्चनिंग कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। एमसीक्यू में आस्किंग कर ले, या फिर उससे आपकी क्या करवा दे, एक केमिकल रिएक्शन पूछ ले। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है? मान लीजिए मेरे पास RX है, RX की रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमें? Mg के साथ करवानी है। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हमने ड्राई ईथर को यहां क्यों रखा। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? RMgX। इसी को बोला गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी नॉर्मली हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे CH3Cl प्लस Mg। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने? ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखी तो CH3MgCl, ये कंपाउंड बन गया। अब मान लीजिए हम इसकी प्रेजेंस में ना करें, भाई ड्राई ईथर नहीं रखना हमें, बट उससे पहले एक चीज और ध्यान देंगे, ये हाईली रिएक्टिव है। दिस कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे CH3Cl साथ में क्या आ गया? Mg, और मैंने किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं रखी, और तुरंत कंपाउंड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3MgCl। पर क्योंकि एनवायरमेंट में उसके आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ये तुरंत किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? वाटर के साथ, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है और यहां इसे प्रोटॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से केमिकल रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा? CH3H, और यहां क्या निकलेगा? MgOHCl। तो ये जो हमने कंपाउंड बनाया वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, वो किस में बदल गया? हाइड्रोकार्बन में बदल गया। किस में बदल गया? हाइड्रोकार्बन में बदल गया। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन या तो यहां से आ जाए, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन,
वो आपको देश ये और ये दे देगा और कहेगा ये बना के दिखाओ, या एग्जाम्पल के रूप में ये इसकी रिएक्शन Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको क्या बना के दिखाना पड़ेगा, ये कंप्लीट में इस तरीके से भी केमिकल रिएक्शन दे दे, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ पे बी लिख देगा, बताएगा ए और बी में बताइए क्या बना। फिक्स्ड है, 1 मार्क तो आप मान के चलिए यहां से सीधा सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये भी अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एक ये है, अब यहां से इनने केमिकल रिएक्शन नहीं दी तो क्या क्वेश्चन आस्किंग में लेगा वो, क्वेश्चन आपको दे देगा वो व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous condition, anhydrous condition। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही लिखा आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस का मतलब सूखी कंडीशन, वहां मॉइस्चर का कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्यों बनाया जा रहा है, बिकॉज इफ moisture is present in reaction, then Grignard reagent convert into hydrocarbon। वो आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये स्टेबलाइज नहीं होगा या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चनिंग यहां से भी वो आपसे पूछेगा। एक जो क्वेश्चन आता है इसे कॉपी करिए पहले, चलिए फटाफट। हेलो एल्केन react with KCN to form alkyl cyanide as main product, while AgCN form isocyanide as main product। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हेलो एल्केन यानी कि RX जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KCN के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है RCN प्लस KX, साइनाइड बन रहा है। अब अगर RX की रिएक्शन हम करवाते हैं AgCN के साथ, किसके साथ, AgCN के साथ, तो ये हमें दे रहा है RNC। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मेटल साइनाइड, ये भी मेटल साइनाइड, ये भी रिएजेंट सेम, ये भी रिएजेंट सेम, बट प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं हमें। तो ध्यान रखना इसमें आप आंसर दोगे KCN इज आयनिक इन नेचर, if it undergo solution state, ये आसानी से K प्लस और CN में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, K प्लस और CN में। तो जब आसानी से ब्रेक डाउन हो गया तो अटैक X को हटा देगा और CN यहां सीधा सीधा अटैक कर देगा। बट in AgCN case the bond is covalent, तो AgCN का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता, इस वजह से इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, पहले वो अटैक कर जाता है किससे, R से, जिस वजह से N पहले अटैक करता है और CN बाद में जुड़ेगा। तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे because KCN is ionic in nature and AgCN is shown covalent bond या covalent nature, that's why it formed this compound, और ऊपर वाला बना रहा है इस वाले कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, मेरी बात दोबारा समझिए कि RX जब KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साइनाइड बना रहा है, और जब AgCN के साथ कर रहा है तो आइसोसाइनाइड बना रहा है। यहां CN और NC दोनों तरफ ध्यान रखना, CN और NC। तो रीजन क्या है, बिकॉज KCN इज आयनिक इन नेचर, वेयर एज
AgCN is covalent in nature, that's why this kind of chemical reaction is happening. क्लियर है इतनी बात? एक क्वेश्चन क्या आएगा यहां पे डाइपोल मूवमेंट का, शो डाइपोल मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने 3 लिख दिए यहां पे, CHCl3, CH2Cl2 और एक हम यहां क्या ले ले, CH3Cl। 3 कंपाउंड बना दिए और हमने कह दिया कौन सा सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, डाइपोल मूवमेंट हमें पेरेंट कार्बन की तरफ दिखाना होता है। हमें ऐसा केस लेना है कि कार्बन के पास या कार्बन की तरफ कितना डाइपोल मूवमेंट हुआ, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूवमेंट हुआ। जैसे मैं पहले केस में बनाऊं और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूं, कार्बन Cl Cl H Cl। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो पेयर है वो किधर की तरफ मूव करेगा, वो हमेशा किधर की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ। अब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट किधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ। तो पहले वाले केस में डाइपोल मूवमेंट कार्बन की तरफ सिर्फ एक हुआ। जब मैं दूसरे केस की बात करूंगा, कार्बन HCl Cl H, 2 केस में तो इधर की तरफ डाइपोल मूवमेंट हुआ, यहां पे किधर की तरफ हुआ, कार्बन की तरफ, यानी कि 2 केसेस में डाइपोल मूवमेंट हुआ। और जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं Cl H H H, 1 केस में तो इधर हुआ और 3 केस में किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ। तो कार्बन की तरफ डाइपोल मूवमेंट किस केस में सबसे ज्यादा हो रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे में। उससे कम किस में हो रहा है, उससे कम किस में हो रहा है, पहले में। तो ध्यान रखना, CH3Cl सबसे ज्यादा शो करेगा, CH2Cl2 उससे कम और CHCl3 में डाइपोल मूवमेंट सबसे कम शो होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, सीधा का सीधा पुट होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, सीधा लिखा होगा। आपको 1 लाइनर आंसर देने होंगे, चाहे वो 3 मार्क का हो चाहे 2 मार्क का हो। वहां सीधे सीधे आंसर से हमें मतलब होता है, कहानी नहीं लिखनी। उसके लिए 2 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक हिंदी और इंग्लिश, वहां आप कहानी लिख सकते हो। यहां सीधा सीधा है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, बिकॉज KCN इज आयनिक इन नेचर और AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर। जब मैं डाइपोल मूवमेंट की तरफ बनाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाइए और ये देखिए कि कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किस केस में हो रहा है। आप उसकी आंसरिंग वहां से करो। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? क्लिक करो, फोटो क्लिक करो। क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनो क्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर expected to be formed on free radical monochlorination of CH3 की होल ट्वाइस CH CH2 CH3। क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, ये कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके भाई 1 क्लोरो जोड़ना है आपको, मोनोक्लोरो की बात कर रहा है, यानी क्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 1 जोड़ने। कितनी मैक्सिमम पॉसिबल जगहों पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं, सारे आइसोमर आपको बना के दिखाने हैं। कंपाउंड क्या है मेरे पास, ये है, यहां से लिया CH CH3 CH3, क्योंकि ब्रैकेट वाले थे तो दोनों इधर की तरफ जुड़ गए, CH2 CH3। अब क्लोरीन एक एक पोजीशन पे जोड़ के दिखा दो, बस पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक बार तो क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, अगले केस में क्लोरीन, नेक्स्ट केस में क्लोरीन और नेक्स्ट केस में क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। तो 4 आइसोमर बन गए। कितने आइसोमर बने, 4 आइसोमर। क्या यहां क्लोरीन जोड़ सकता हूं 5वें के लिए, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि चाहे ऐसे चेन को काउंट कर लो
चाहे ऐसे चेन को काउंट कर लो, वो सेम ही बात में आएगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्या बना, आंसर में क्या लिखोगे, सी 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 सी, यहां क्या आ गया, सीएल, 1 2 3 4, अब सीएल कहां आ गया, यहां पे 1 2 3 4 सी, अब सीएल क्या आ गया यहां पे, और लास्ट वाले केस में सीएल क्या आ गया यहां पे। तो ये 4 आइसोमर बनेंगे इसके। कितने आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे इसके। क्वेश्चन सिंपल है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर। मोनोक्लोरो यानी कि एक क्लोरो जोड़ना है, मैक्सिमम पोजीशन पे इसका जोड़ के दिखा दो। इसी की तरीके का या तो ये क्वेश्चन आएगा, या क्या क्वेश्चन आस्किंग में ले लेगा वो, राइट ऑल आइसोमर ऑफ C5H11Br। ये एक हेलो एल्केन दे दिया और वो कह रहा है इसके जितने पॉसिबल आइसोमर हो सके वो बना के दिखाओ। 5 2 10, 10 और 2 ऐड है क्योंकि एक ये हो गया एक ये हो गया, 12 तो एल्केन है, सीधी सीधी बात है, क्या है एल्केन है। तो क्या करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5, पहला कहां जुड़ेगा, पहला तो यहां जुड़ गया भाई, 5 कार्बन हो गए और 1 ब्रोमो जुड़ गया। अगर मैं इस पर हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा तो पूरे कंप्लीट 11 आएंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 9 2 11, कितने बराबर हो गए, 3 5 7 9 11। तो पहला तो ये बन गया, दूसरा 1 2 3 4 5, बीआर कहां जोड़ दिया यहां पे, 1 2 3 4 5, बीआर क्या जोड़ दिया यहां पे, 1 2 3 4 5, एक बीआर यहां पे। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये और ये फिर सेम कंडीशन में आ जाएंगे। तो 3 तो ये बन गए हमारे पास, चौथा क्या बन जाएगा, सी सी 5 4 कर देते हैं, अब हमने सी यहां पे कर दिया, तो सीएल कहां आ गया यहां पे, फिर 1 2 3 बीआर 4, एक बार बीआर यहां पे आ गया। तो जितने पॉसिबल आप बना सकते हैं आपको वहां बना के दिखाने पड़ेंगे। वो यही कहेगा राइट ऑल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, वो एमाइन से भी रिलेट कर सकता है इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद ये पूछेगा ये बताइए प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो ये कौन सा हुआ पहला, ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ टर्सरी, कौन बोल रहा है, पेरेंट कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो कौन सा हुआ, ये अगेन छोड़ दो, ये कौन सा हुआ, हाँ सब जोड़ दो, पेरेंट कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन तो कौन सा, पेरेंट कार्बन से कितने, तो टर्सरी। उसके बाद आपसे कुछ और बढ़ाना चाहेगा तो IUPAC नेमिंग भी लिखवा लेगा। क्या लिखवा, क्या बेटा, साइड चेन मतलब तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो आइसोमर बनाने हैं ना, 5 कंप्लीट होने चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4 5। आइसोमर का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल वहां पे हम फॉर्म्ड कर सकते हैं।